नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी BSc कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में आज हम आप लोगों को आव्यूह में लगाई जाने वाली कुछ बेसिक संक्रियाएं के बारे में बताएंगे। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आप लोगों को आव्यूह की जाति संबंधित कुछ थ्योरम बताई थी और उन्हें सॉल्व करके बताया था। और उसके पहले हमने पढ़ी थी आव्यूह की जाति रैंक कैसे निकालते हैं, वो निकालना सीखा था। और आज के लेक्चर में आज हम आव्यूह में लगाई जाने वाली संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि ये आव्यूह में जो संक्रियाएं लगाई जाती हैं ये क्या होती हैं, ये लगाई क्यों जाती हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये क्यों लगाई जाती हैं और मतलब इनका यूज क्या है। और हम आव्यूह में संक्रिया लगाकर उनसे मतलब उस आव्यूह से और कौन कौन से रूप प्राप्त कर सकते हैं या हम उनका यूज किस प्रकार कर सकते हैं। तो हम संक्रियाओं का पूरा बेसिक देखेंगे, फिर आगे इन संक्रियाओं का आव्यूह में यूज देखेंगे जिनसे द्वारा हम आव्यूह में इन संक्रियाओं को यूज करके हम उससे भिन्न भिन्न रूप प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, कुछ मोस्ट भी हैं। तो पहले हम इनका पूरा बेसिक शुरुआत जानते हैं। तो अपना आज का टॉपिक है प्रारंभिक संक्रियाएं या प्रारंभिक रूपांतरण इन मैट्रिक्स, अर्थात आव्यूह में लगाई जाने वाली कुछ प्रारंभिक संक्रियाएं या प्रारंभिक रूपांतरण, अर्थात एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इन मैट्रिक्स, अर्थात इन्हें हम प्रारंभिक संक्रियाएं ऑपरेशन भी बोल देते हैं क्योंकि ये आव्यूह में लगाई जाने वाली कुछ बेसिक या महत्वपूर्ण या मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। यदि हमें किसी आव्यूह को हल करना है, मान ज्ञात करना है, तो हम एक तो उस प्रकार से मान ज्ञात कर सकते हैं उसका विस्तार करके। यदि आव्यूह की कोटि 3 से अधिक है तब उसका विस्तार करना कठिन होता है, तब हम आव्यूह का मान ज्ञात करने के लिए, उसे हल करने के लिए उसमें कुछ संक्रियाएं लगाते हैं। और क्योंकि ये लगाई जाने वाली प्रारंभिक संक्रियाएं होती हैं, आधारभूत संक्रियाएं होती हैं, इसीलिए हम इन्हें प्रारंभिक संक्रियाएं बोल देते हैं। क्योंकि आव्यूह में संक्रिया लगाने से वो एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, एक या एक दूसरे आव्यूह परिवर्तित हो जाता है, इसलिए हम इन्हें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या प्रारंभिक रूपांतरण ही बोल देते हैं तथा कैपिटल ई से भी शो कर देते हैं, या हम इन्हें बोल देते हैं ई ट्रांसफॉर्मेशन या बोल देते हैं ई ऑपरेशन। सिंबल में हम ऐसे भी इन्हें लिख देते हैं ई ऑपरेशन या फिर ई ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, हम इन्हें ऐसे भी इन शो कर देते हैं। अब देखें इनकी शुरुआत क्यों हुई या हमें इनकी आवश्यकता कैसे पड़ी। तो उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा आव्यूह होता क्या है और हम आव्यूह का यूज क्यों करते हैं। देखें आव्यूह एक प्रकार से आव्यूह का कुछ विशेष ना महत्व है ना इसका अलग से कुछ विशेष अस्तित्व है। होता क्या नॉर्मल हम जानते हैं, कोई समीकरण हमें हल करना हो तो हम कोई समीकरण ले लें, चाहे वो उसमें दो चर का या 3 चर का हो। हमने समीकरण लिया 2x 3y + z s - y 4z 2x y + z, और हम जानते हैं हम इन समीकरण को हल करके और क्या कर सकते हैं, हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और जब इनका मान ज्ञात करें तो हम इनके बराबर कुछ लिख दें
तो हम आसानी से इन समीकरणों को हल करके इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। और जब हम इन समीकरणों को हल करेंगे और इनका मान ज्ञात करेंगे तो हम नॉर्मल सी बात, ये नॉर्मल समीकरण है और हम जानते हैं हम एक बार में एक समीकरण से किसी एक चर राशि का या अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि हर समीकरण में 3 अज्ञात राशियां, तो हमें 3 समीकरणों की आवश्यकता होगी। हम इन्हें हल करने के लिए विलोपन, प्रतिस्थापन और बीजगणित समीकरणों को हल करते हैं। तब एक गणितज्ञ ने ये बताया कि हम इन समीकरणों को इस प्रकार एक आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ के रूप में ले सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार ये पंक्ति दी गई तो हम उसके गुणांकों को केवल इस प्रकार लिख देंगे और जब इस प्रकार लिख देंगे तो क्या बन जाता है, एक आव्यूह बन जाता है। या बताया कि आव्यूह में इन गुणांकों को लेकर भी इन्हें हल किया जा सकता है। तो हमने इस प्रकार इन्हें लिख दिया और जब इस प्रकार इन्हें लिख देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाती हैं, अज्ञात राशियां इस प्रकार मिल जाती हैं। यहाँ पे जब लिखते हैं तो अज्ञात राशियों को इस प्रकार अलग से लिख देते हैं स्तंभ के रूप में, है ना। और जो ये बराबर करके लिखे उन्हें हम ऐसे लिख देते हैं और इसे हम बोलते हैं आव्यूह का संवर्धित रूप। अर्थात आव्यूह का विस्तार संवर्धित रूप A अनुपात B। ए क्या होता है, ए होता है गुणांक आव्यूह, बी होता है जो बराबर करके लिखे गए हैं और इसे हम जो लिखते हैं इसे हम बोल देते हैं अज्ञात राशियां, कैपिटल एस से शो कर देते हैं। और जब किसी समीकरण में बराबर करके 0 लिखा हो, कोई संख्या ना लिखी, तो इसे बोलते हैं समघात समीकरण। और जब किसी समीकरण में बराबर करके कुछ अंक लिखे हो तो इन्हें बोलते हैं असमघात समीकरण। कोई भी समीकरण हुआ तो समघात हुआ, बराबर होगा। समीकरण मतलब उसमें लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी है। तब हम इन समीकरणों को आव्यूह के रूप में लिखकर इन्हें हल कर सकते हैं और अज्ञात राशियों का मान निकाल सकते हैं। इसे बोलते हैं समीकरण को हल करने की आव्यूह विधि। जब आव्यूह विधि आएगी तब इन समीकरण को हल करना पड़ेगा। हल कैसे किया जाए, तो हमने क्या देखा, इस आव्यूह का अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। इन समीकरणों के गुणांकों को इस रूप में लिख देते हैं। तो हल करने के लिए इसके लिए कोई नई विधि नहीं अपनाई जाती, जो हम यहाँ पर विलोपन, प्रतिस्थापन और बीजगणन करके आए हैं। क्योंकि इस रूप में वो संक्रिया लगाना सभी संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम कौन सा संक्रिया लगा देते हैं, विलोपन संक्रिया लगाई जा सकती है। और एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे विलोपन विधि लगाते हैं तो पंक्ति स्तंभ किसी रूप में लगा देते हैं और उसी विलोपन विधि को लगाने के लिए जिस प्रकार हम इसे हल करेंगे हम क्या बोल देते हैं, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन, अर्थात इसकी प्रारंभिक संक्रियाएं। और ये संक्रिया लगाने से जो हमें दूसरा आव्यूह मिलता है, अर्थात इसका जो रूप परिवर्तित हो जाता है, तो हम इसीलिए इन संक्रियाओं को बोल देते एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, प्रारंभिक रूपांतरण। तो हमने क्या जाना कि इसमें जो संक्रियाओं शुरुआत कहां से हुई, इसमें जो संक्रिया लगाते हैं तो एक प्रकार से क्या लगाते हैं, हम विलोपन विधि ही लगा देते हैं। विलोपन विधि कैसे हल करते हैं, अब देखिए संक्रिया ये होती क्या है। अब देखेंगे संक्रिया होती क्या है और इन्हें किस प्रकार अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो हमारी और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हमने अभी रिलेशन जाना कि विलोपन विधि ही एक प्रकार से इसमें संक्रिया के रूप में होती है। फिर आगे हम क्या पढ़ेंगे, यूज। तो तीनों चीज हो जाएगा, बेसिक या फिर शुरुआत कहां से हुई, आवश्यकता क्यों पड़ी इनकी, फिर ये कितनी होती है, इनका लगाते कैसे हैं, फिर यूज क्या है, अर्थात इनका क्या यूज है। सारी चीजें देखें तो हमारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखें तो 3 इसमें संक्रियाएं होती हैं या फिर इनके जो प्रारंभिक रूपांतरण होते हैं वो 3 होते हैं। पहला क्या है, पहला इनमें एलिमेंट्री ऑपरेशन में पहली संक्रिया है, पहला प्रारंभिक रूपांतरण है कि हम किसी भी आव्यूह में किन्हीं 2 रो या कॉलम को आपस में चेंज कर सकते हैं, आपस में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम ये भी पढ़ते जा रहे हैं कि संक्रिया होती क्या है और एग्जाम्पल के द्वारा इसे बताते भी जा रहे हैं। ये तो था किसी भी समीकरण को इस प्रकार आव्यूह रूप में कैसे लिखा जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखें तो एक आव्यूह हमें दिया गया है a बराबर 1 2 3 -1 0 2 3 4 5।
तो ये संक्रिया यदि हम लगा दें तो हमें फिर इसका नाम जो देंगे ए नहीं बोलेंगे, चाहे ए डैश बोलेंगे या फिर हम इसे बी बोल देंगे, कुछ लिख दो जो तुम्हें देना है। किन्हीं दो पंक्तियां कॉलम, मतलब कोई भी दो पंक्ति ले लो, चाहे कोई भी दो कॉलम ले लो। हमने कहा कि इस पंक्ति को हम दूसरी वाली को पहली बना दें और पहली वाली को दूसरी बना दें तो ऐसा किया जा सकता है। ऐसा करने से आव्यूह के मान में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो पहली संक्रिया हो गई, एग्जाम्पल द्वारा हमने उसे समझ भी लिया। लेकिन क्या हम जब ऐसा करेंगे तो यहाँ कुछ लिखना तो पड़ेगा कि हम सवाल हल कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं। तो आप मैथ में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो भी स्टेप करते हैं उसे लिखते हैं, ताकि हम हल कर रहे हैं जो मतलब हमारी कॉपी चेक करेगा जो एग्जामिनर होगा वो ये जान पाए कि आखिर हमने क्या किया है, ताकि हमारा सवाल खुद क्लियर रहे और स्टेप बाय स्टेप अच्छे से मतलब क्लियर रहे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमने किस प्रकार हल कर, कौन सी विधि या किस प्रकार हमने सवाल को हल किया है। अब यहाँ पे लिखना तो हम क्या ले सकते हैं, आव्यूह में पहली व दूसरी पंक्ति को आपस में बदलने पर ऐसा लिखा जा सकता है, कोई गलत नहीं, ऐसा भी ले सकते हैं। लेकिन जब संक्रिया दी गई तो इन्हें एक सिस्टेमेटिक रूप से लिखना बताया गया कि हम इसे ऐसा ना लिखकर हिंदी के रूप में हम लिख दें R12 तो हम ऐसे सिंबल के रूप में लिख दें तो इसका मतलब होता है R मतलब रो में चेंज कर रहे हैं, 1 2 मतलब एक और दूसरी पंक्ति को आपस में चेंज कर रहे हैं। यदि हमें कॉलम बदलना होगा तो इसके लिए C12 लिख देते हैं। यदि हम हिंदी में लिखते तो कोई वो नहीं है, हिंदी में लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक सिंबल ये बताए कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम इसे इस प्रकार सिंबल में R12 या C12 करके लिख सकते हैं। तो ये क्या थी हमारी पहली संक्रिया, एग्जाम्पल हो गया, लिखने तरीका बताया, लेकिन ऐसे लिखा सकता है, लेकिन हम इसे सिस्टमैटिक तरीके में ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारी हुई पहली संक्रिया। दूसरी संक्रिया क्या है, दूसरी संक्रिया या दूसरा रूपांतर हम यहीं पर जाने तो हमारा दूसरा रूपांतर, दूसरी संक्रिया कहती है कि हम क्या कर सकते हैं दूसरी संक्रिया में, किसी भी आव्यूह में किसी भी पंक्ति, रो या कॉलम में किसी अचर संख्या का गुणा कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, है ना। तो हमने इसे लिखा है गुणा कर सकते हैं, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे मतलब भाग भी दिया जा सकता है। फिर एक गुणा कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फिर भाग भी दे सकते हैं, सिंपल सी बात है। जब ऐसा कर सकते हैं तो इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें क्या, तो हमने आव्यूह ये लिया है तो हमें क्या करते हैं, इसका कर दें गुणा, तो आव्यूह ए डैश देंगे या बी देंगे। हमने हमें गुणा किया तो हमने पहली पंक्ति में 2 का गुणा कर दिया, 2 और यहाँ बन जाएगा 4, यहाँ 6 बन जाएगा। दूसरी पंक्ति हमने कुछ नहीं किया, तीसरी पंक्ति में 3 का गुणा कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। मतलब ऐसे गुणा भी किया जा सकता है, ऐसा गुणा कर सकते हैं। अब मेन चीज है ऐसा किया जा सकता है, हमने कर दिया, ऐसा किया क्यों जा सकता है, ऐसा हम कर क्यों सकते हैं कि जब हम इस आव्यूह को हल करेंगे, इसका मान प्राप्त करेंगे, तो यदि हमने ऐसा किसी संख्या गुणा किया तो हम इसका मान प्राप्त करेंगे, तो इसका मान हमें एक सरल गुणक के रूप में प्राप्त होगा। अर्थात जिस प्रकार ये आव्यूह इसका इस सरल रूप है, हमने यहाँ गुणा कर दिया है, जब इसे हल करेंगे तो इसका जो मान आएगा 2 3, तो इस आव्यूह का जो मान हो वो क्या होगा, इसका एक गुणक के रूप में 2 है तो 4 प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। मतलब इसका जो मान प्राप्त हुआ गणक के रूप में प्राप्त हुआ, तो क्या बोलेंगे, इसका सरल रूप लिखा है, यहाँ पर हमने किसी संख्या गुणा कर दिया और ऐसा कर सकते हैं। ये हमारी दूसरी संक्रिया हो गई। ऐसा क्यों कर सकते हैं, एक प्रकार से इसका मान में केवल गुणक के रूप में प्राप्त हो जाएगा, और हम जब आव्यूह को आगे इससे अन्य रूप प्राप्त करेंगे तो हमें यहाँ पर ऐसी संख्या का गुणा करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम पूरी एक पंक्ति में वो चीज अप्लाई कर सकते हैं। लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर हम भाषा के रूप में ले सकते हैं कि पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति में 2 3 का गुणा करने पर। लेकिन इसे सिंबल के रूप में लिखना तो क्या लिखेंगे, तो हमने पहली पंक्ति में 2 का गुणा किया तो इसे लिख देंगे 1 और कोष्टक के अंदर 2 व
R3 और कोष्टक के अंदर 3। R1 मतलब पहली रो में चेंज किया जा रहा है, और जब पहली रो में चेंज कर रहा है तो जिस संख्या गुणा करना है उसे कोष्टक के अंदर लिख देते हैं, कि हम जानते हैं कि किसी भी दो संख्या में कुछ गुणा कोई चिन्ह लगा हो और इस प्रकार हम उसे दोनों कोष्टक के अंदर लिख दें या फिर ऐसे लिखते तो उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है ना। तो मतलब जब गुणा होता है तो हमने क्या लिख दिया, सीधे कोष्टक के अंदर लिख दें, तो मतलब क्या है, इसका इसमें क्या होना, गुणा होना है। R1 मतलब पहली पंक्ति में, R3 मतलब तीसरी पंक्ति में। स्तंभ है तो स्तंभ में कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संक्रिया। चूंकि ऐसा करने से इसका मान बदल गया, जब मान बदल गया तो हमने क्या था, जब इसे हल करेंगे तो हमें जो इसका मान प्राप्त होगा वो इसके सरल गुणक, मतलब मान भी इसका थोड़ा बदल जाएगा, मतलब एक गुणक के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए हम बोलेंगे हमारा आव्यूह रूपांतरित हो गया है, तो हम इसे ए आव्यूह ना देकर एक नया नाम दे देंगे, ए डैश बोल सकते हैं या बी बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, संक्रिया को प्रारंभिक रूपांतरण कहते हैं। ये हमारी दूसरी संक्रिया हो गई। अब तीसरी संक्रिया सबसे मोस्ट है, जो ज्यादा उपयोग में आती है हमारी, वो क्या है हमारी, वो कहती है कि हम किसी भी रो या कॉलम में किसी संख्या का गुणा करके उसे किसी अन्य या दूसरे रो या कॉलम से जोड़ या घटा सकते हैं। ये हमारी हो गई अंतिम और तीसरी संक्रिया। तो हमारी तीन संक्रिया हो गई। इसका एग्जाम्पल ले लें हमारा, तो ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हमारी तीनों संक्रिया क्लियर हो जाएंगी। देखिए एग्जाम्पल तो हमारा यही है, ए वाला। हमने क्या देखा कि दो कॉलम और स्तंभों को आपस रो और कॉलम को चेंज किया जा सकता है। किसी भी रो या कॉलम में किसी संख्या गुणा कर सकती हैं या भाग कर सकते हैं। जब जोड़ा या भाग कर देंगे तो नॉर्मल सी बात है, इन्हीं दो पंक्ति और कॉलम को आपस में जोड़ और घटा भी सकते हैं। लेकिन रो से रो जुड़ेगी और कॉलम से कॉलम जुड़ेगा। एग्जाम्पल लिखा ही हमने। यदि हम क्या करते हैं, इसमें हम पहली पंक्ति में दो का गुणा करके दूसरी में जोड़ दें, तो ये ध्यान देना पड़ता है कि हमें चेंज किस में करना है। तो इसे लिखने का तरीका होता है R2। यदि हमने R2 लिख दिया तो मतलब हम दूसरी पंक्ति में परिवर्तन कर रहे हैं। अगर दूसरी पंक्ति में परिवर्तन कर रहे हैं, R2 लिख दिया हमने, तो अब दूसरी पंक्ति, एक पंक्ति तो हो गई, एक दो को जोड़ना है घटाना, तो हमें दो पंक्ति और दो स्तंभ की आवश्यकता पड़ेगी। हम दूसरी पंक्ति कौन सी ले रहे हैं, तो पहली पंक्ति ले रहे हैं, तो उसे बाद में लिखेंगे। R2 का मतलब है परिवर्तन जो हमें करना है, या फिर जो हम परिवर्तन करेंगे उसे कहाँ लिखेंगे, दूसरी पंक्ति में, जो हमने आगे लिखा है। और इसके लिए हम दूसरी पंक्ति का यूज करने वाले उसे लिखेंगे बाद में। अब जो गुणा भाग करना है वो किसके में किया जाएगा, तो ये कोष्टक किसके बाद लिखा, इसके साथ लिखा, ये तो अलग है। जब इसके साथ लिखा तो मतलब हमें जो गुणा कर रहे हैं वो पहली पंक्ति में कर रहे हैं। यदि जोड़ना है तो कुछ ना लिखो, मतलब क्या है, पहली पंक्ति में दो का गुणा करके जोड़ दो, और घटाना है तो माइनस लिखते हैं। इसके दो अर्थ होते हैं। पहली वाली पंक्ति में -2 का गुणा करके जोड़ दो। हमेशा यही पढ़ा जाता है, माना जाता है कि पंक्ति को जोड़ा जा सकता, घटाया नहीं जा सकता। तो पहली पंक्ति में -2 का गुणा करके जोड़ दो। लेकिन यदि हम पहली पंक्ति में 2 का गुणा करके घटा भी दे तो भी यही चीज अंतर नहीं आएगा। ध्यान क्या देना पड़ेगा इसमें, हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि जब हम इसमें घटाएंगे तो हम इसे 12वीं में ऐसे लिखते हैं, संक्रिया को R2 में चेंज करके R2 - 1 × R1, मतलब R2 में चेंज करना है। इसे हम ऐसा हम बाद में लिखते थे, ये लिखना बड़ा अच्छा है, पूरा क्लियर रहता है, नो कोई भी डाउट या गलती होने की संभावना नहीं है। ऐसा जो लिखा है मतलब R2 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि जो गुणा करना था, फिर 2 गुणा किया, मतलब जो गुणा करना है तो गुणे का मतलब कोष्टक किसके साथ लगा, तो R1 में गुणा करना है। माइनस मतलब घटा दो, प्लस मतलब जोड़ दो, अर्थात R2 से R1 को घटा दो या R2 से R1 को जोड़ दो। लेकिन इसका मतलब क्या देखा जाता है, अब इसका मतलब है कि इसका मतलब गुणा होता है, तो R में R2 का गुणा करो, इसका मतलब ये है। और जब R2 का गुणा करो तो माइनस में घटाना होते नहीं, हमेशा क्या होता है, जोड़ना, फिर R1 को R2 से जोड़ दो। लेकिन चाहे इसका मतलब इस रूप में निकालो और चाहे इस रूप में निकालो, आंसर दोनों बराबर आएगा। ध्यान क्या देना होगा,
यदि हम पहली पंक्ति में 2 का गुणा करते हैं और जब घटाएंगे तो 2 में से पहली वाली से बाद वाली घटाएंगे, मतलब R2 से R1 को। यदि हमने इसमें 2 का गुणा करके R1 से R2 को घटा दिया ऐसे, तो माइनस चिन्ह का डिफरेंट आ जाएगा, इसका मतलब है 2 से 1 को घटाना। यदि हम इस रूप में समझ रहे हैं तो कैसे समझें कि नॉर्मल सी बात है, R1 में -2 का गुणा करना है और इसे जोड़ना है R2 में। इसलिए ऐसी कुछ गलती ना हो तो हमेशा जोड़ माना जाता है कि हम 2 पंक्तिय स्तंभों को आपस में जोड़ ही सकते, घटा नहीं सकते। जो संख्या लिखी उसे मतलब R1 में गुणा कर दो, और यहाँ कुछ नहीं लिखा तो मतलब माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह सहित गुणा कर दो और सीधे सीधे आपस में दोनों को जोड़ दो, है ना। लेकिन हम समझा रहे हैं तो मैं तो आप लोगों को पूरा बेस समझा दिया, इसके मतलब क्या क्या हो सकते हैं और हमें किस प्रकार करना होगा ताकि हमसे गलती ना हो। हम 12वीं में संक्रियाओं इस प्रकार लिखते थे, बीएससी में हम इस रूप में इन्हें लिखते हैं। तो ये हो गया लिखने का तरीका, और जब करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा आप व्यू लिखा है ये। तो हमने क्या करना है, दूसरे में चेंज होना है तो पहली पंक्ति जो करते उतार देंगे। अब चेंज क्या होना है, R1 में, चाहे ऐसे समझ लो R1 में -2 गुणा करके 2 में जोड़ दो, और चाहे ऐसे समझ लो R1 में 2 गुणा करके 2 से घटा दो, कुछ भी आने सेम आने वाला है। जैसे हम इस रूप में अप्लाई कर दें तो R2 में चेंज होना है, इसमें 2 का गुणा करना है, अब 2 गुणा करें तो 2 हो जाएगा, और जब 1 से इसे घटाएं तो -3 आएगा, क्योंकि क्या घटाना है, इससे इससे घटाना है। या फिर इसमें -2 गुणा कर दिया -4, दोनों जोड़ दिए तो -4 है, दोनों रूप में सेम आने वाला है। इसमें चाहे 3 में -2 गुणा कर दो तो -6, और जोड़ना तो कितना आना है, -4 आ जाएगा। या फिर इस वाले में 2 गुणा करो, 3 दूनी 6, और इससे घटा दो तो ही -4 आएगा। यहाँ पे नो चेंज, 3 4 5। इस संक्रिया को यदि हमें कॉलम में लगाना होगा तो क्या लिखेंगे, R21 -2 इस रूप में, या R2 में C2 में चेंज और C2 -2C1 इसी रूप में लिख दो। बीएससी में इस फॉर्म में लिखते हैं, 12वीं में ये पढ़ते आ रहे हैं, और फिर हम किसी रूप में लिखते, कोई भी गलत नहीं माना जाएगा। वो तो हमारी क्लास के हिसाब से, जैसे हम थोड़ा मतलब हमारी क्लास में बीएससी में आ गए बड़ी क्लास में, तो वहाँ पे संक्रियाओं को फिर इस रूप में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, फिर इस रूप में वहां पे मतलब हर बुकों में ऐसा लिखा मिलता है, तो हम नॉर्मल सी बात ऐसा यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी तीनों संक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। ये 3 संक्रियाएं हैं कि हम आप व्यू में किन्हीं 2 पंक्ति और 2 कॉलम को आपस में चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने से आप व्यू के मान में कोई चेंज नहीं आता। हम अगला है हमारी संक्रिया, किसी भी आप व्यू में किसी भी पंक्ति या एक पंक्ति, 2 पंक्ति या सभी पंक्ति में या कॉलम में किसी एक संख्या से अचर संख्या से गुणा कर सकते हैं। मेन चीज क्या है, हमें इस पंक्ति को गुणा करना है तो हम इस पंक्ति में सेम एक ही संख्या से गुणा करेंगे। ऐसा नहीं करें कि अलग अलग अवयव में अलग अलग संख्या गुणा कर दें। ऐसा जरूर कर सकते हैं, पहली पंक्ति में 2 का गुणा कर दिया, इसमें 3 का गुणा कर दिया। फिर अगली हमारी तीसरी क्या है, किसी भी आप व्यू में किसी भी दो पंक्ति या कॉलम में आपस में जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, या किसी एक संख्या का गुणा करके 2 पंक्ति या स्तंभों को आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, पंक्ति से पंक्ति को जोड़े घटाएंगे और कॉलम से कॉलम को। तो हमने क्या क्या जाना कि आप व्यू में संक्रियाओं की शुरुआत कहाँ से होती है, इनका बेसिक क्या होता है और इन्हें हम यूज कैसे करते हैं, मतलब होती क्या है ये। तो समीकरणों में लगने वाली विलोपन विधि ही आप व्यू में संक्रियाएं होती हैं। उसी आधार पर जोड़ना, घटाना, परिवर्तन, ये 3 चीज कर सकते हैं हम। जोड़ना संक्रिया क्या होती है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। उसके आधार पर 2 बन गई हमारी ये, और एक बार हमने आप व्यू को आपस में पंक्तियों चेंज कर दिया तो 3 हमारी बेसिक संक्रियाएं हो गई। इन संक्रिया के द्वारा हम आप व्यू को हल कर सकते हैं। जो आप व्यू बड़े होते हैं, जिनका विस्तार नहीं किया जा सकता और उनका विस्तार कठिन होता है, तो उनका मान हल करने के लिए हम इन संक्रियाओं के द्वारा उन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए हम इन्हें प्रारंभिक संक्रिया बोल देते हैं, क्योंकि इनका अप्लाई करने से हमें नया आप व्यू प्राप्त होता है और या फिर उसका मान, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, जिससे हम इन्हें प्रारंभिक रूपांतरण बोल देते हैं। फिर हमने क्या देखा, दूसरे में संक्रिया होती क्या है, किस प्रकार इन्हें अप्लाई करते हैं। अब इनका यूज क्या है, तो पहला यूज क्या हो गया, आप व्यू का मान निकालने में।
इसके अलावा इनका जो अन्य यूज है तो वो इनका अन्य यूज है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब हमने पूरा अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं, अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें वहां पढ़ना है किसी ऑब्जेक्ट की जाति निकालना, ऑब्जेक्ट को उसके प्रश्नमान रूप में बदलना, किसी भी ऑब्जेक्ट को एसएलओ रूप में बदलना। तो ये सब रूप कैसे आए? संक्रिया लगा लगाकर हमने ऑब्जेक्ट को नए रूप में जब परिवर्तित किया तो उसके नए रूपों को विभिन्न नाम रूप दे दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा रूप प्राप्त हो जाए या ऐसे रूप को उसका नॉर्मल रूप या प्रश्नमान रूप बोलते हैं। इस रूप में ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाए या किसी ऑब्जेक्ट का ऐसा रूप हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? एसएनओ रूप या सोपानक रूप बोलते हैं। और इसी प्रकार कैनोनिकल रूप भी होता है, तो एसएनओ रूप और कैनोनिकल रूप सेम होता है। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट को एसएनओ रूप और कैनोनिकल प्रश्नमान रूप में बदलते हैं तो हम उसकी ऑब्जेक्ट की जाति निकाल सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप यूज हो गए और मतलब ऑब्जेक्ट में संक्रियाओं के यूज हो गए। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीज देखी, ऑब्जेक्ट में संक्रियाओं का बेसिक और ये कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार लगाते हैं। जो इनका यूज है हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो हम वहां जानेंगे किसी एक लेक्चर में कि ऑब्जेक्ट का प्रश्नान रूप क्या होता है, किस प्रकार हम संक्रिया लगाकर ऑब्जेक्ट को उसके प्रश्नान रूप में बदलते हैं, तथा हमें किसी ऑब्जेक्ट को उसके प्रश्नान रूप में बदलना हो तो हमें उसमें संक्रिया लगानी ही पड़ेगी और उसका कोई दूसरी मेथड नहीं है। जैसे हमने जाना था कि ऑब्जेक्ट की जाति निकालने के लिए दो विधि हो गई, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल रूप में बदलने की केवल एक ही विधि है। उसी प्रकार यदि हम उसे कैनोनिकल और प्रश्नमान रूप ऐसे रूप में बदलना है तो भी हमें संक्रियाओं का यूज करना, उन्हें संक्रियाओं का यूज करते हैं। और इसके साथ ही जब हम वहां बदलेंगे तो हमने जो आप लोगों को संक्रिया के द्वारा एक विधि में ऑब्जेक्ट जाति निकालना बताई थी, तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को संक्रिया लगाकर किस प्रकार प्रश्नमान रूप में बदलते हैं, तो वहीं पर देख लेंगे हम कि किस प्रकार प्रश्नमान रूप में जब जाति निकालने के लिए पहले जब प्रश्नमान रूप में बदलते थे तो जाति निकाल लेते थे। जब अगले लेक्चर में ये सीखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को प्रश्नमान रूप में कैसे बदलते हैं तो वहीं पर निकाल लेंगे हम जाति। तो हमारा जो हमने बताया था संक्रिया के द्वारा कैसे जाति निकालते हैं, तो वहीं पर एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा जो दोनों का हो जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को विभिन्न रूप में बदलना और या फिर संक्रिया के द्वारा हम जब विभिन्न रूप में बदलते हैं तो कैसे उसकी जाति निकाल लेते हैं। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट में बेसिक ऑपरेशन का टॉपिक है, हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ये आज का पहला लेक्चर था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके यूज देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।